फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का में है क्या, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि एपी सीरीज है क्या, समांतर श्रेणी में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहे हैं, प्रत्येक स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि कुछ कंडीशंस दी हुई हैं आपको, जैसे स्टेटमेंट दी है, आपको उसे पढ़ना है, पढ़ के एक सीरीज लिखनी है, फिर आपको बताना है कि मतलब चेक करना है उसको कि वो सीरीज एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपए। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया अतिरिक्त है जो वो 8 रुपए का है। मतलब कि अगर मैं 1 किलोमीटर गई तो मुझे 15 रुपए देने हैं, अगर मैं 2 किलोमीटर गई तो मुझे 15 + 8, ठीक है, फिर इतने देने, 15 + 8 कितने हो गए, 23 रुपए। लेकिन उसमें हमें क्या करना है, सीरीज बनानी है इसकी। देखो मेरा पहला जो किलोमीटर है मैं उसे 15 रुपए दूंगी, दूसरे किलोमीटर के लिए मैं 23 रुपए दूंगी, +8 कर दूंगी, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर +8 कर दूंगी। ठीक है, फिर चौथे किलोमीटर के लिए +8 कर दूंगी। इस तरीके से चलता रहेगा। अब मुझे बताइए सीरीज एपी सीरीज कब होती है। मैंने आपको एक जब इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था कि एपी सीरीज होती क्या है, जब कोई भी ऐसी सीरीज जिसका जो डिफरेंस है वो कॉमन हो, समांतर, जिसका अंतर समान हो, वही हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब देखिए इन सब में 8 का ही तो अंतर डिफरेंस है, 8 का है ना। 23 में से 15 घटाऊंगी तो 8, 31 में से 8 घटाऊंगी, सॉरी 23 में से 8 घटाऊंगी तो 15, 31 में से 8 घटाऊंगी तो 23। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम, डी, 8 हो गया। इसलिए क्या है, ये एपी सीरीज है। क्लियर क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट भी समझने हैं। देखिए सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हम मान के चलते हैं कि जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है, आंतरिक आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम वो कितना है, V है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जब एक बार हमने हवा भरी, ठीक है, हवा भरी हमने एक हिस्सा, तो हवा का कितना हिस्सा निकल जाता है, 1/4। जब हम पूरी एक हवा भरते हैं, एक पंप मार के भरते हैं, ठीक है, तो उसका कितना हिस्सा निकल जाता है, 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो उसके अंदर कितना रह जाता है, 3/4 रह जाता है। इतनी बात क्लियर है। आपने एक पंप मारा, ठीक है, एक पंप में मानो मेरी पूरी एक बार हवा अंदर गई, लेकिन जब हमने पंप को निकाला तो उसमें से 1/4 बाहर जो हवा है वो बाहर आ जाती है, तो अंदर कितनी रह गई, 3/4 ही तो रह गई ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखो जब पहली बार जो उसका पहला जो वॉल्यूम है वो तो V है, ठीक है, पहली बार का। दूसरी बार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हम दूसरी बार हवा भरेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, दूसरी बार का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब इतना वॉल्यूम उसके अंदर है, 3/4V, ये उसके अंदर है। फिर हमने क्या किया, फिर हम एक हवा और भर देंगे, फिर हम हवा भरेंगे, इसका 1/4 निकल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर है।
दोबारा देखो, पहले कितनी थी v, ठीक है, हमने उसके अंदर एक हवा भरी, एक हवा का 1/4 निकल गया, तो रहा कितना 3/4। एक हवा का 1/4 निकल के कितना रह गया 3/4। अब उसके अंदर कितनी है 3/4 भी है, 3/4 भी उसके अंदर है। अब मैंने दूसरी बार हवा भरी, फिर पूरी एक भरूंगी, यानी अब कितनी हवा हो जाएगी 3/4 v, फिर वो पूरी वो एक भी तो होगी ना। अब इस 3/4 v का 1/4 निकलेगा ना, अब तो जब निकलेगा जितनी उसके अंदर हवा है उसका क्या निकलेगा 1/4, ठीक है, इसका अब 1/4 निकलेगा, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जब आप इसको इसमें से यहाँ v है, यहाँ 3/4v है, ठीक है, अब यहाँ 3/4v माइनस ये आ गया, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/16v, माइनस करोगे 16, 12v माइनस 3v, कितना आ जाएगा 4v/16, v/4, यहाँ रह जाएगा v/4, यहाँ 3/4v। तो क्या इनका डिफरेंस सही है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है नहीं है। जब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी सीरीज नहीं होगी, नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज नॉट एन एपी सीरीज। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बस समझना है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, लेकिन एक एक नंबर में हो सकता है वो आपसे पूछ ले, 1 या 2 नंबर में, वैसे कोई ज्यादा इंपोर्टेंट खास होते नहीं है ये क्वेश्चंस। समझ में आने के लिए आपको दिए हुए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एपी है, कैसे एपी बनती है, एपी का मतलब क्या है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि कोई भी जो सीरीज दी है वो एपी है या नहीं, तो वो कैसे होती है, ठीक है, इसलिए बस इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत बतानी है, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई, जब पहले मीटर की खुदाई होती है तो 150 रुपए लगते हैं, ठीक है, जब पहले मीटर की 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, लेकिन जब सेकंड मीटर की खुदाई होगी तो प्लस क्या हो जाएगा 50, यानी 200। फिर जब थर्ड मीटर की मैं खुदाई करवाऊंगी तो फिर 50 बढ़ जाएगी मेरी लागत जो लग रही है वहां पे, यानी 250 हो जाएंगे। फिर अगर मैंने फोर्थ मीटर भी खुदवाया तो फिर वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, यानी 300। कुल मिला के बात क्या है कि जब पहला मीटर खुदवाया जाएगा तब तो वो 150 रुपए ले लेगा, इसके बाद अगर मैं दूसरा मीटर खुदवाऊंगी तो वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, अगले मीटर खुदाई के लिए फिर वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि इन सब में 50-50 का गैप है ना। अगर मैं डी निकालूं, 200 में से 150 माइनस करूंगी तो भी 50, 250 में से 200 माइनस करूंगी तो भी 50, यानी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई, इट इज एन एपी सीरीज, ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखो, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे निकलता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, राशि जमा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। उसके लिए हमें देखिए, पहले वर्ष में जो हमारी राशि है वो कितनी है 10,000, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर कितना T, ठीक। पहले वर्ष में 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100, मेरा टाइम क्या है 1। दूसरे के लिए 10,000, 1 प्लस 8/100, टाइम कितना हो जाएगा 2। तीसरे के लिए 10,000, 1 प्लस 8/100, टाइम कितना हो जाएगा 3। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, जब स्टार्टिंग होगी तब तो मेरे इतने रुपए थे, देखो, ठीक है। अब जब मेरा 1 साल हो जाएगा तब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 27/25, ठीक है। इसको करेंगे तो
27/25 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 27/25 की पावर 3। इस तरीके से चलेगी। माइनस करके देखेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10,000 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहेगा 27/25 -1। ठीक है, 25, 27 - 25, ये क्या बच गया 10,000 × 2/25, 800। ठीक है, जब मैंने A2 - A1 किया तो मेरा 800 आ गया। अब मुझे क्या करना है, A3 - A2। मेरा A3 क्या है ये, अब इसमें माइनस करेंगे 10,000 27/25 की पावर 2 माइनस 10,000 27/25। ठीक है, ये कॉमन निकल जाएगा, ये भी कॉमन निकल जाएगा। 10,000 इंटू 27/25, अंदर क्या रह जाएगा 27/25 -1। यहां से क्या आ जाएगा 2/10,000 27/25, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/25। इससे ये कटेगा, 25 से काट दो इसे, अब देखिए 16 2 जा 32, यहाँ बचा है इतना, और यहाँ हमारा आ गया था 800। मतलब दोनों क्या है, सेम नहीं है, डी इक्वल नहीं है। जब डी इक्वल नहीं है, नो कॉमन डिफरेंस है, तो क्या होगा, एपी सीरीज नहीं होगी। इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना, आगे देखो। देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में आपको। सेकंड क्वेश्चन में ए दिया है और डी दिया है, ए भी 10 है और डी भी 10। अगले 4 पद बताने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू देके नेक्स्ट 4 जो स्टेप्स हैं, नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी एपी सीरीज की, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से होता है। ध्यान रखना, इसका बहुत यूज करेंगे हम इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए पहला पद क्या है 10, दूसरे में क्या हो जाएगा 10 + 10 20, तीसरे में 10 + 20 30 40। हो गए ना 4 पद? क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आ रही है ना बात? इसी तरीके से होंगे। एक सेकंड पार्ट और देखो, ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। सेम, पहला पद -2, दूसरे के लिए क्या करना है, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। तीसरे के लिए a + 2d, -2 + 0d, -2, चौथा भी -2, इस तरीके से। ठीक है, जब अगर आपको a और d की वैल्यू दी है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3। पहला पद 4, दूसरा a + d, 4 + -3 कितना आ गया 1, a + 2d, 4 + -3 × 2, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। हाँ जी -2। ठीक है, अगला देखिए a + 3d, 4 + -3 × 3, 4 - 9 -5। ठीक है, 1 2 3 4 सीरीज हो गई, 4 1 -2 -5। 4 ही पद तो पूछे थे। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? ठीक है,
अगला देखो 3 हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए, ए की वैल्यू -1, देखिए ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। क्या है पहली टर्म? -1। दूसरा a प्लस डी, -1 प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, तीसरे निकालने के लिए जरूरी नहीं है आप इसको ही करो, मतलब a प्लस 2d ही करो, आप -1/2 में भी d ऐड कर सकते हो। इस तरीके से कितनी हो जाएगी? 0। a प्लस 3d, -1 प्लस 3/2, -2 प्लस 3, 1/2। क्या हो गई चीज? -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है। 4। अगला देखिए, फिफ्थ पार्ट। ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है 0.25। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। वही करेंगे। ए पहली टर्म तो यही हो जाएगी, दूसरी के लिए a प्लस डी, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, ऐड हो जाएंगे 0, 5 -1.50। नेक्स्ट जो टर्म हो जाएगी A3, A1, A2, A3। देखिए क्या हो जाएगी A3? A प्लस 2D, या फिर इसी वाली में D को ऐड कर दें 0.25, क्या आ जाएगी? -1.75। नेक्स्ट टर्म -1.75 में 0.25 क्या हो जाएगी? -2। टर्म बनी क्या पूरी सीरीज? -1.25, -1.50, -1.75, -2.0। ठीक है, कि आपके 4 हो गए। 1 2 3 4। यही सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? अगर आपको ए मिला हुआ है और डी मिला है तो आपको सीरीज कैसे निकालनी है, इसमें हमें बस ये समझना था। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन में एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। आपको सीरीज दी हुई है, अब की बार आपको निकालना क्या है? पहला पद और उसका डी क्या होगा, ए और डी क्या होगा। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जो आज हमारी अब टर्न है, हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था? क्विज क्वेश्चन कर रहे हैं ना आजकल हम। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, क्या था? कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है जिनका वर्ग कंप्लीट सॉल्व हो जाता है? लाइक 4, 9, 15 होगा 15। मैंने बोला कंप्लीट स्क्वायर, 4 का कंप्लीट क्या होता है? 2। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट खोलते हैं तो क्या होता है? 3। इसका तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है? 25। इसका क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर वो होते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर जिनका स्क्वायर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखिए। अब आज का क्वेश्चन है among all the shapes with the same perimeter dash has the largest area। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें 1 मार्क में, जो हमारे कंपटीशन टेस्ट होते हैं वो 1 मार्क के ही होते हैं, उनमें आ जाता है अक्सर। ठीक है, बताना मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर कई शेप्स हैं और सबके पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर परिमाप, ठीक है, कई शेप्स हैं, उनके अगर पेरीमीटर सेम है तो किस शेप का एरिया सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। आप आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।